नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। रोजगार की जुगाड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निशांत स्वराज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं करंट अफेयर क्लासेस, जहां आपको करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि आपको 1 सितंबर का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है और आप लोग का जैसा प्यार मिला है वो देखते हुए जल्द से ही जल्द आपको नया बैच लाने की घोषणा की गई थी, उस पर काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द आपके सामने एक नया बैच स्टार्ट होगा जो आपका क्या बताए भाग को बदलने वाला बैच होगा। ठीक है, जिसका नाम होगा सिरचन बैच। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 2 सितंबर का क्वेश्चन होगा आपका। पहला सवाल आपके सामने रहा। अगर पहला सवाल पढ़िएगा तो पहला सवाल बड़ा सिंपल सवाल है। सवाल है, दिल्ली में यू स्पेशल दिल्ली में यू स्पेशल बस सेवा किसके लिए शुरू किया गया है। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री जिसका नाम है रेखा गुप्ता, दिल्ली के जो सीएम है जिसका नाम है रेखा गुप्ता, उन्होंने एक बस सेवा आरंभ किया है जिसका नाम है आपका यू स्पेशल। यहाँ पर यू जो है वो है आपका यूथ के लिए। यहाँ पे जो यू शब्द का प्रयोग किया है वो है यूथ के लिए, यानी युवा के लिए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो पर्यटकों के लिए, पर्यटक तो जरूरी नहीं है कि युवा ही हो, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए तो सरकारी कर्मचारी भी जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग हो या युवा हो, युवा भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, मध्यम आयु के हो सकते हैं। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। हाँ, तो ऑप्शन सी जो है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। यही इसका आंसर है। यानी अगर आपको यू जो है वहां पर YOUTH वाला यू नहीं है, इसको सिंपल यू माना गया है। तो यू यहाँ पर शब्द का अर्थ होता है यूथ के लिए। यानी कि रेखा गुप्ता ने कहा कि अब पास बनेगा DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज आते हैं उसके छात्र और छात्राओं के लिए पास मिलेगा, जिसमें सस्ते से सस्ते दरों में वो AC बस का आनंद लिया जा सकता है, ताकि उनका पास जो पैसा आने जाना खर्च हो रहा है वो कम खर्च हो। कहा जाता है सर ये योजना बहुत पहले थी, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल के दौरान ये समाप्त कर दी गई और रेखा गुप्ता बीजेपी सरकार में आई तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि जो यू स्पेशल जो बस सेवा था उसको फिर से लागू करने की योजना बनाई गई है और ये सितंबर में लागू हो जाएगा। तो यू स्पेशल आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि यू स्पेशल योजना किस राज्य के द्वारा या किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, वो है आपका दिल्ली। और यू स्पेशल बस सेवा का अर्थ क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आपका क्या मिला है, सस्ते दरों पे आपको बस सेवा मिले। इलेक्ट्रॉनिक बस होगा आपका। कहा जाता है सर 25 नए इलेक्ट्रॉनिक बस चलाए जाएंगे, 25 EV बस। EV मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बस चलाया जाएगा और सभी बसेस जो रहेगा वो फुल्ली AC रहेगा। फुल्ली क्या रहेगा, AC रहेगा। यानी इससे फायदा क्या होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए कि आपको आम बसों में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अलग से बस आएगा विश्वविद्यालय का, वो आपका ले जाएगा, उसमें CCTV कैमरा होगा, उसमें पैनिक बटन होगा। पैनिक बटन मतलब कि अगर कुछ भी आपके साथ छेड़छानी होता है तो एक बटन होगा, जैसे वो बटन को आप दबाइए, प्रेस करेंगे, वो बस अपने आप रुक जाएगा, उसको कहते हैं पैनिक बटन। तो इतना कुछ सुविधा के लिए आपका काम किया जा रहा है रेखा गुप्ता के द्वारा। तो दिल्ली में यू स्पेशल बस सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू किया गया। चलिए दिल्ली का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। आपको पता है दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का था। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, दिल्ली का था। तो द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली स्टार्ट विथ दिल्ली का, यानी दिल्ली कोई नाम था ही नहीं, इसका प्राचीन नाम था दिल्ली का। और इसकी स्थापना हुई 1052 में। किसके द्वारा, आनंग पाल तोमर के द्वारा। आनंग पाल तोमर के द्वारा। राजपूत में एक वंश हुआ है जिसका नाम है तोमर वंश, उसमें एक राजा हुए हैं जिसका नाम है आनंग पाल तोमर। यानी आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जो दिल्ली है उसका जो इतिहास है वो आनंग पाल तोमर ने ही स्टार्ट किया था। और उस समय दिल्ली का नाम क्या था, दिल्ली का। तो खूब आता है सर एग्जाम में, आप भी अभी गूगल सर्च मार सकते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के संस्थापक कौन है। तो उसका आंसर है आनंग पाल तोमर। और किस वंश ने स्थापना किया था, तो तोमर वंश ने स्थापना किया था। कब किया था, 1052 में किया था, 1052 में किया था। तो उम्मीद करते हैं आज आपको थोड़ा यूनिक सवाल समझ में आया कि दिल्ली का प्राचीन नाम था दिल्ली का, और दिल्ली का यानी दिल्ली के संस्थापक कौन है, आनंद पाल तोमर। कब स्थापना हुआ, 1052 में। और किस वंश ने किया, तोमर वंश ने किया। तो आज का एक सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि किस मुगल शासक ने पहली बार राजधानी आगरा से दिल्ली की थी। किस मुगल शासक ने पहली बार मुगल वंश की राजधानी आगरा से दिल्ली की थी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और यार इसका जो पीडीएफ है आपको रोजगार के जुगाड़ जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भेज दिया जाता है, आप अभी भी देख सकते हैं, पुराना भेजा गया है और आज कभी भी भेज दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरा सवाल। सर मेरे अनुसार ये 2025 का, अगर हम सितंबर मंथ का बात करें या अगस्त के एंड का बात करें, तो पूरे एक मंथ का सबसे अच्छा सवाल आपका यही आता है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन, क्या होता है हम वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे, उसकी टेंशन ले लेंगे। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये एक पुरस्कार है जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में। ये एक भारतीय एनजीओ को मिला। किसको मिला? एनजीओ को। एनजीओ को ही हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी संस्था होती है जो सरकारी ना होते हुए भी लोक कल्याण का कार्य करती है, लोक कल्याण कार्य का कार्य करती है। चाहे वो आपका भूखमरी से लड़ना हो, ठीक है, चाहे वो बाल कल्याण हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वो क्या हो, पर्यावरण संरक्षण हो। इसके लिए आप सरकार से अलग होकर देश का रक्षा करते हैं। किस किस रूप में? भुखमरी को दूर करने में, बाल कल्याण के रूप में, शिक्षा को दुरुस्त करने में, स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में, पर्यावरण संरक्षण में। तो आप देखिएगा अपने घर में भी, आपके गांव में, आपके जिला में बहुत सारा क्या होगा, एनजीओ काम करता होगा, जो वृक्षारोपण का काम करता होगा, गरीबों के लिए काम करता होगा, महिलाओं के लिए काम करता होगा, दलितों के उत्थान के लिए काम करता होगा। और ये मान के चलता है कि हमको इससे लाभ कमाना नहीं है, इसमें सामाजिक लाभ होना चाहिए, इसमें सामाजिक लाभ होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनजीओ बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको गैर सरकारी संगठन जिसका नाम एनजीओ, यानी ये सरकारी संगठन नहीं होता है, ये एक निजी संगठन होता है जिसमें कुछ लोग मिलकर लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं बिना कोई लाभ किए हुए, बिना लाभ का सोच करते हुए। तो ये आपका एनजीओ का अर्थ हो गया। अब आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में किस भारतीय ने जीता? तो प्रथम ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन है, एजुकेट गर्ल है। तो इसका जो आंसर है वो कौन है? एजुकेट गर्ल। तो ये आपको पता होना चाहिए सर कि ये पहला गैर सरकारी एनजीओ है भारतीय जिसको मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसका नाम क्या है? एजुकेट गर्ल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एनजीओ का काम क्या होगा कि लड़कियों को एजुकेट करना, लड़कियों को एजुकेट करना कहा जाता है सर। ये जो है वो 30,000 गांव में कार्यरत है और 30,000 गांव में 40 लाख लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है, शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है। किस एनजीओ के द्वारा? एजुकेट गर्ल्स एनजीओ के द्वारा। इसीलिए इसको मिला है आपका 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब थोड़ा सा रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जानते हैं। सर रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जानते हैं, ये आखिरकार है क्या? तो सर आपको थोड़ा बता देते हैं, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। किसे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ये जो रमन मैग्सेसे नाम है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है। यानी फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, जब उनका डेथ हुआ तो उनके सम्मान में फिलीपींस की सरकार ने एक पुरस्कार अनाउंस की जिसका नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो किस देश के द्वारा दिया जाता है? भूलने की जरूरत नहीं है, ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। और किस देश के राष्ट्रपति के नाम पे ये सम्मान रखा गया है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे सम्मान रखा गया है। और याद है सर, ये पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1957 में। कब शुरुआत हुई? 1957 में। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1957 में। और ये पहली बार कब दिया गया? 1958 में। यानी स्थापना वो 1957 में, लेकिन जो पहली बार दिया गया 1958 में। क्या आपको पता है कि अगर आप सीपीओ 2022 का सवाल देगा, सीपीओ 2022 में एक सवाल पूछा गया था कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? वर्तमान में करंट की बात कर रहे हैं सर कि 2025 में किसे मिला। यहाँ बात किया जा रहा है कि पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला, तो ये भी जान लेते हैं। पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1958 में ही मिला, जिसका नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। ये कहा जाता है सर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे।
और विभाजन के बाद यानी आज़ादी के बाद इन्होंने एक योजना निकाली थी जिसका नाम है सर्वोदय योजना। ठीक है, सर्वोदय मतलब होता है सबका उदय। तो गांधी जी के बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं कौन, आचार्य विनोबा भावे 1958 में। तो देखिए 57 में इसकी स्थापना हुई और पहली बार कब दिया गया, 1958 में। और दिया गया किसको, अच्छा 2-3 इंसान को और मिला, लेकिन पूछ रहा है पहला भारतीय कौन था, तो वो है आचार्य विनोबा भावे। कब मिला, 1958 में। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, इससे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और किस देश के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम के रूप में दिया जाता है। चलिए अब एजुकेट गर्ल्स को बढ़िया से पढ़िए, जो जो इसमें लिखा हुआ है आराम से आप देखिए, इसमें क्या आपको याद करना है, क्या आपको याद नहीं करना है, इसमें सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है सर एजुकेट जो गर्ल है एनजीओ, इसके संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक हैं सफीना हुसैन। सफीना हुसैन। तो याद रखना है कि 2025 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला वो किस एनजीओ को मिला, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को मिला। और एजुकेट गर्ल्स के जो संस्थापक हैं वो कौन है, सफीना हुसैन है। ठीक है सर, महिला जो है महिला के शिक्षा के लिए लड़ रही है। तो ये स्थिति है भारत में कि लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, खासकर दूरस्थ जो गांव में रहते हैं जहां अभी भी लड़की को बोझ समझा जाता है कि 4 दीवारी में रहे, खाना बनाने के लिए ही पैदा ली है। उस बीच में सफीना हुसैन ने एजुकेट गर्ल्स की स्थापना किया 2007 में। सोचिए कब से काम किया जा रहा है, 2007 से काम किया जा रहा है और इसको प्रोत्साहन कब मिला, 2025 में। ठीक है, तो हम लोग आमतौर पर यही सोचते हैं कि आज फॉर्म भरें और आज निकाल दें, 18 साल हुआ फॉर्म आया तुरंत भर दें तुरंत निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा अपना 100% सब कुछ देना पड़ता है। अपना जो भी आपका लग्जरी लाइफ है, जो आपका बोल सकते हैं कंफर्ट जोन है, उससे निकल के आपको नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ता है। खुद देखिए एजुकेट गर्ल्स की स्थापना कब हुई थी एनजीओ का, 2007 में। और इनको सम्मानित कब किया गया, 2025 में। ये भी हम लोग की तरह सोच रही थी कि 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, जॉब नहीं निकल रहा है, जॉब नहीं ले यार, हमको पुरस्कार नहीं मिल रहा है, पुरस्कार नहीं मिला है। तो 2007 2025, अब बताइए सर अच्छा खासा साल हो गया है, लेकिन कोई पुरस्कार के लिए नहीं करता है। लेकिन आप जो तैयारी करते हो, एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, वो अलग बात है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में किस एनजीओ को मिला, एजुकेट गर्ल को मिला। एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक कौन है, सफीना हुसैन। और इसकी स्थापना कब हुई, 2007 में। इसका इन्होंने क्या किया, 30,000 गाँव में 40 लाख लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, एडमिशन कराया। चलिए, और पहला भारतीय जिसे मिला था उसका नाम है आचार्य विनोबा भावे 1958 में। अब आगे बढ़े। अब सवाल आता है सर आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये इसका क्षेत्र क्या है। थोड़ा जगह तो बच्चा नहीं है यहाँ पर लिख देते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है। समाज को बेहतर बनाने वाले कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है सर कि साइंस के लिए दिया जाता है या प्रेस के लिए दिया जाता है या लिटरेचर के लिए दिया जाता है। समाज में चाहे वो महिलाओं के लिए सम्मान हो, किसी पर्यावरण के लिए सम्मान हो, किसी जाति के लिए आपका कार्य कर रहे हो, बेहतरी के लिए कार्य कर रहे होंगे, उसके लिए दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो आज आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में हर कुछ समझ में आया। और एक गर्व वाली बात होनी चाहिए सर कि 2025 में जो मिला वो किसको मिला, एक भारतीय एनजीओ को मिला जिसका नाम है एजुकेट गर्ल। इसके अलावा 2 और को मिला, एक आपका मालदीव्स की थी और दूसरा फिलीपींस की ही थे। तो टोटल मिला के 3 को मिला। लेकिन भारत का बात कर रहे हैं तो भारत में क्या किसको मिला, एजुकेट गर्ल्स को मिला। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आराम से देख लीजिए। तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। पिकल बॉल विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा। अब तो सर ये कहा जाता है सर पिछले 1-2 साल में ये जो पिकल बॉल है वो पूरा ट्रेंड में रहा है। ये जो पूरा पिकल बॉल है ये पूरा ट्रेंड में रहा है, अचानक ये चर्चा में आ गया। हम भी 1 साल 1.5 साल से पहले से ये पिकल बॉल नाम जानते नहीं थे, लेकिन अचानक सुर्खियों में रहा। अब ये इसका पहले आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो है यूएसए में। इसका जो आंसर है यूएसए में। यूएसए में एक राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा, जिसका नाम क्या है, फ्लोरिडा में आपका पिकल बॉल विश्व कप 2025 होगा। पिकल बॉल विश्व कप 2025 होगा कहाँ, फ्लोरिडा में। अब सवाल आता है सर ये होता क्या है, ये होता क्या है। तो पिकल बॉल कुछ नहीं है, बैडमिंटन प्लस टेनिस, जिसको आप लॉन टेनिस कहते हैं, प्लस टेबल टेनिस का मिश्रण है। टेबल
टेनिस का मिश्रण है, टेनिस का मिश्रण है। यानी जो पिकल बॉल है ना तो पूरी तरह बैडमिंटन का खेल है, ना ही लॉन टेनिस का खेल है, ना ही टेबल टेनिस का खेल है। ये एक नया, इन तीनों का मिलन करके एक नया गेम बना दिया गया है जिसका नाम क्या है, वो है पिकल बॉल। कहा जाता है सर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूएसए में। इस खेल की दुनिया में शुरुआत कब हुई थी, यूएसए में। धीरे धीरे पिछले 2 साल में भारत में इसका बहुत तेज ग्रोथ देखा गया है, भारत में इसका बहुत तेज ग्रोथ देखा गया है। तो पिकल बॉल क्या है, एक आपका टेबल टेनिस जैसा इसका रैकेट होता है, आपका जो कोर्ट होता है वो आपका बैडमिंटन जैसा कोर्ट होता है, जो नियम होता है वो लॉन टेनिस का नियम होता है। ये तीनों का मिश्रण है किस गेम में, पिकल बॉल में। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूएसए में। और यार सर ये पहला विश्व कप होगा, ये पहला विश्व कप होगा, यानी इससे पहले आज तक कभी भी पिकल बॉल में विश्व कप नहीं हुआ है, विश्व कप का आयोजन नहीं हुआ है। पहली बार है आपका जो पिकल बॉल में आपका विश्व कप हो रहा है। तो पिकल बॉल विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, यूएसए में। यूएसए में कहाँ किया जाएगा, फ्लोरिडा में किया जाएगा। और पिकल बॉल क्या है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस का मिश्रण है। तीनों को मिलाकर एक नया गेम बनाया गया, वो है पिकल बॉल। और वो किसके द्वारा, वो आपका यूएसए के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जैसे क्रिकेट का संस्थापक माना जाता है वो कौन है, वो इंग्लैंड है। चेस का संस्थापक माना जाता है भारत में है, वही पिकल बॉल जो गेम है उसका संस्थापक कौन है, वो है यूएसए। और आपको बता देना चाहिए सर, जिस तरह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी तरह यूएसए के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे आपका जॉर्ज वाशिंगटन। वो कौन थे, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। और आपको पता होना चाहिए यूएसए की जो राजधानी है वो उसका नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है, वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका आजाद कब हुआ था, वो हुआ था 4 जुलाई 1776 को। जिस तरह हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसी तरह अमेरिका के जो लोग हैं वो किस तारीख को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वो 4 जुलाई को मनाते हैं। और कितना साल पहले, 1776 में ये आज़ाद हुए थे। सोचिए भारत से कितना 100 साल पहले अमेरिका आज़ाद हुआ था। और ये भी हम ही लोग के जैसा इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था, ये भी हम ही लोग किससे आज़ाद हुआ था, इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। तो उम्मीद करते हैं अगर सवाल आता है कि पिकल बॉल का पहला विश्व कप का आयोजन 2025 में कहाँ होगा, तो यूएसए बोल रहा है। और इस गेम का संस्थापक भी कौन है, ये आपका यूएसए ही है। और पिकल बॉल जो गेम है वो कैसा है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस का क्या है, मिश्रण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आदि वाणी का संबंध किससे है, आदि वाणी का संबंध किससे है। देखिए कहा जाता है सर सबको अपने भाषा का संरक्षण का अधिकार है, सबको अपनी भाषा का संरक्षण का अधिकार है। तो यहाँ जो आदि है ना, वो जो आदि है वो है आदिवासी। वो क्या है, आदिवासी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब्स, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब्स। कहा जाता है सर आदिवासी का जो भाषा है, जैसे आपका संथाली हो गया, आपका भील हो गया, जिसको आप भीली बोलते हैं, भील जनजाति होता है उसकी जो भाषा है वो आपका भीली है। ठीक है, गोंड जो जनजाति है, तो गोंड जनजाति की जो भाषा वो कौन है, गोंडी है। ठीक है, संथाल का जो भाषा वो संथाली हो गया, भील की जो जनजाति की भाषा थी वो भीली हो गया, गोंड का जो भाषा था क्या हो गया, गोंडी हो गया। अब जाहिर सी बात है, चले मान के चले हम संथाली बोलते हैं और हम संथाली ट्राइब के हैं, तो हम संथाली बोले, सामने वालों को समझ में आया ही नहीं क्योंकि उसको संथाली आता नहीं है। तो भारत सरकार क्या किया, एक आपका AI ऐप लॉन्च किया, AI ऐप लॉन्च किया जो क्या करेगा, संथाली भाषा, भीली भाषा और गोंडी भाषा को किसमें ट्रांसलेट करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश और हिंदी में, ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश और हिंदी में, ताकि ये सब जो भाषा है वो प्रसिद्ध हो पाए। यानी अगर कोई संथाली में बात कर रहा है और उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता है और हमको उसका भाषा हमको नहीं आता है, तो मेरे पास फ़ोन में AI ट्रांसलेटर होगा, वो जो भी बोलेगा फ़ोन उसको सुनेगा, रिकॉर्ड करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हमको समझ में आ जाए ओ वो क्या बोलना चाह रहा है ये। तो ये भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजना है, किसके लिए, आदिवासियों के लिए, उनके भाषा का संरक्षण के लिए, उनके भाषा के संरक्षण के लिए ये लाया गया है। तो आदि वाणी का संबंध किससे है, तो आदिवासी समाज की मौखिक परंपरा मतलब जो मुख से बोला जाता है, और मुख से क्या बोला जाता है, भाषा ही बोला जाता है, जो वो आपस में बातचीत करते हैं। तो इनको भी चाहिए ना कि संथाली, भेली और गोंडी भाषा दूर दूर तक फैले। तो कैसे फैलेगा, तो जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा कि संथाली भाषा सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप AI की मदद से सीख सकते हैं। और संथाली, भेली और गोंडी को किसमें बदल दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी बदल दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि आदि वाणी का संबंध किससे है। तो आदि जो शब्द है वो किससे बना है, वो बना है आदिवासी से। तो उम्मीद करते हैं ये क्या है,
आपका एक तरह का AI ऐप है जो IIT के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें आदिवासी भाषा को इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। चलिए, अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सवाल मेरा ये है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब, इसका बहुत आसान सवाल है, बहुत एग्जाम में आता है। तो मेरा ये सवाल है कि भारत में सर्वाधिक आदिवासी ट्राइब्स किस राज्य में निवास करती हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहा जाता है सर, तहलका मचा दिया है। ठीक है, भारत में 2 गेम हुआ है, एक कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग है, और एक अभी थोड़ा देर के इसके बाद जो सवाल आएगा वो आएगा शूटिंग यानी निशानेबाजी से। ठीक है, इसमें भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया, यानी चाइना भी है इसमें, आपका ऑस्ट्रेलिया भी है उसमें भारत का स्थान क्या है? प्रथम है। तो ये तो भाई साहब बहुत सोचने वाली बात है कि अब भारत जो है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलो कूद पढ़ोगे लिखोगे तो बनेोगे नवाब, और खेलो कूदोगे तो होगे खराब। ये जो कहावत है, मुहावरा है, अब ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब क्या है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही जरूरी है। कॉमनवेल्थ सीनियर भारोत्तोलन को कहते हैं वेट लिफ्टिंग। क्या कहते हैं? वेट लिफ्टिंग कहते हैं। वेट लिफ्टिंग आपको पता है सर, रड जैसा रहता है, उठाया जाता है। ठीक है, चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो पहले आपको याद है सर, ये हम आपको सवाल पढ़ा चुके हैं कि कॉमनवेल्थ सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ अहमदाबाद में। वो कहाँ हुआ? अहमदाबाद में आयोजन हुआ। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी भले आपको गांधीनगर है, लेकिन गुजरात का सबसे बड़ा शहर और गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में ही है। गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में ही है। और कॉमनवेल्थ सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का जो स्थान था वो था प्रथम। भारत का स्थान था प्रथम। और भारत ने कुल सीनियर में कुल कितने पदक जीते? कुल 13 पदक जीते। 13 पदक जीते सर। और 13 पदक को अगर हम बंटवारा करें तो 4 हो गया स्वर्ण पदक, 4 हो गया गोल्ड मेडल, 6 हो गया रजत को ही हम लोग बोलते हैं सिल्वर, और आपका 3 जो हो गया वो कांस्य हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंज। अगर तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 13। और ये है तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि कॉमनवेल्थ सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का स्थान कितना रहा? भारत का स्थान रहा पहला। ठीक है, कितना पदक कुल जीता? देखिए सर, यहाँ सवाल क्या पूछ रहा था? स्वर्ण पदक कितना जीता? तो स्वर्ण पदक यहाँ पर ऑप्शन कितना है? 4। तो यहाँ आंसर क्या है? 4। तो स्वर्ण पदक 4 जीता, सिल्वर मेडल 6 जीता, और कांस्य पदक 3 जीता। कुल मिला के कितना पदक जीता? 13 पदक। और ये 13 पदक के साथ भारत का स्थान था प्रथम। तो बहुत गर्व करने वाली बात है कि वेट लिफ्टिंग में ही, यानी क्रिकेट के अलावा, चेस के अलावा, भारत का जो स्थान है वो धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग की ओर भी बढ़ते जा रहा है। अब देखना है कि ओलंपिक में भारत कैसा प्रदर्शन करता है। किसमें? भारोत्तोलन में। अब सवाल आता है सर कि जो 4 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, इसका नाम कौन कौन है जो 4 स्वर्ण पदक जीता? क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल किसका है? सिल्वर का भी आ सकता है, ब्रोंज का भी आ सकता है, लेकिन स्वर्ण पदक का तो आना ही आना है। स्वर्ण पदक का तो आना ही आना है। तो हम 4 स्वर्ण पदक कौन जीता है? किसमें? वेट लिफ्टिंग में। वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 स्वर्ण। तो पहला नाम है मीराबाई चानू का। दूसरा नाम है अजीत नारायण। तीसरा नाम है अजय बाबू बल्लूरी। ठीक है, तो मीराबाई चानू तो फेमस है सर, ये दोनों नया है, अजीत नारायण और अजय बाबू बल्लूरी। तो अजीत बाबू बल्लूरी का संबंध, अजय बाबू बल्लूरी का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। अजीत नारायण का संबंध किससे है? और तीनों ने मिलकर एक और पदक जीता, इसीलिए यहाँ केवल 3 व्यक्ति का नाम है, 1 2 3, जबकि स्वर्ण पदक कितना है? 4। क्योंकि तीनों ने मिला के कंबाइन मिला के एक स्वर्ण पदक जीता, इसलिए कुल मिला कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 में 3 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि चौथा जो तीनों मिलकर जीता कौन कौन है? मीराबाई चानू, अजीत नारायण, अजय बाबू बल्लूरी। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका अहमदाबाद, गुजरात में। भारत का स्थान था पहला, 13 पदक कुल मिला के जीता। यहाँ पर 4 स्वर्ण पदक का बात कर रहा था, यहाँ क्या बोल रहा था? कितना स्वर्ण पदक जीता? अगर पूछा जाता कुल पदकों की संख्या कितनी थी, वो है आपका 13। उम्मीद करते हैं ये आपको तीनों नाम याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यानी एशिया में जितना भी देश है, अशोक जी कितना देश है?
उसमें से भारत, चाइना, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इतना सारा देश है और भी बहुत सारा देश है सर। उसमें से आपको पता है भारत का स्थान कितना था? भारत का जो स्थान है वो है आपका प्रथम। यानी एशियाई निशानेबाज प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल कितने पदक जीते? 99। कुल कितने पदक जीते? 99 सर। आज तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है किसमें? एशियाई निशाने प्रतियोगिता में। और ये 99 पदक कुल मिला के हैं। तो देखते हैं स्वर्ण पदक कितना है, रजत पदक, सिल्वर मेडल कितना है और ब्रोंज मेडल कितना है। तो चलिए हम जान लेते हैं। स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक वो है 50 और ये भारत ने रिकॉर्ड बनाया। आज तक भारत ने किसी भी खेल में, किसी तरह खेल में 50 गोल्ड मेडल नहीं जीता, 50 गोल्ड मेडल नहीं जीता। ये बन गया रिकॉर्ड, भारत की तरफ से रिकॉर्ड बना, ठीक है। फिर सिल्वर यानी रजत, जिसको आप सिल्वर बोलते हैं, इसको कहते हैं सिल्वर। सिल्वर पदक जीता 26 और कांस्य यानी ब्रॉन्ज, कांस्य यानी ब्रॉन्ज वो जीता 23। और कुल मिला के कितना हुआ? 99। अगर कुल मिला के देखा जाएगा तो वो हुआ 99। तो इसका आंसर क्या था? आपका 99 था। और यार सर एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता यानी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का स्थान कितना था? प्रथम। यानी अगर इससे पहले हमने भारोत्तोलन पढ़ा, सीनियर भारोत्तोलन पढ़ा, उसमें प्रथम था। उसमें कुल कितना पदक जीता था? उसमें 13 पदक जीता था। स्वर्ण पदक कितना जीता था? आपका 4 पदक जीता था। रजत कितना जीता था? 6 जीता था। और आपका कांस्य जो था वो जीता था कितना? 3। यहाँ पर स्वर्ण पदक 50। यानी आप देख रहे हैं कि रजत और कांस्य को मिला के भी उससे भी ज्यादा कौन जीता? स्वर्ण पदक जीता भारत। आप सोच सकते हैं। तो 50 अलग अलग आदमी का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 50 अलग अलग आदमी का नाम है, तो याद करने की जरूरत है आपको। बस याद है गोल्ड मेडल कितना जीता? 50। रजत कितना? 26। कांसा कितना? 23। कुल मिला के कितना हो गया? 99। तो एशियाई निशानेबाजी चैंपियंस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 99 पदक जीते। अब सवाल आता है सर ये हुआ कहाँ था? तो सर ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हुआ था कजाकिस्तान में। ये कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में आपका ये हुआ था। और कजाकिस्तान में कौन सा शहर? जिसका नाम है सिमकेट। जिसका नाम क्या है? सिमकेट नामक शहर में ये हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छा सवाल, अच्छा नहीं बहुत अच्छा सवाल है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एससेट का एग्जाम का वैकेंसी अब आने वाला है कुछ दिन में। आपका सीजीएल का तो फॉर्म निकल चुका है, ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म निकल चुका है, तो यूपीएसआई का फॉर्म निकल चुका है। तो अभी बहुत सारा वैकेंसी है। तो सोचना नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बस आप मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मन भागना चाह रहा होगा इधर उधर, कंट्रोल कीजिए और पूरा कंसंट्रेशन कीजिए करंट अफेयर पे। तो एशियाई निशाने प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 99 पदक जीते। कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था। कजाकिस्तान में कहाँ? सिमकेंट में हुआ था। कुल पदक 99। स्वर्ण पदक कितना? 50। रजत सिल्वर यानी 26। कांस्य यानी ब्रॉन्ज कितना? 23। सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा? 99 आएगा। अब आते हैं अगला सवाल। अब आता है अगला सवाल। सवाल बहुत तगड़ा है सर। वे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है और कोई सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, तो समझ जाइए कितना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में एससीओ समिट में भाग लिया। यह समिट को यहाँ सम्मेलन कह सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो समिट को क्या कह सकते हैं? सम्मेलन बोल सकते हैं। आयोजित हुआ, वो कहाँ हुआ? बीजिंग, शंघाई, तियानजिन और मॉस्को। तो इसका जो आंसर है वो है तियानजिन। वो क्या है? तियानजिन है। अब सवाल आता है सर पहले ये है क्या? पहले ये है क्या तो बता देते हैं। एससीओ यहाँ पर क्या है? एससीओ यहाँ पर क्या है? पूरा नाम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं शंघाई सहयोग संगठन। ये एक तरह का संगठन है सर, एक तरह का संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और कितने देशों ने मिलकर किया था? 5 देशों ने मिलकर किया था। और 2025 का अगर हम बात कर लें तो 2025 में कुल सदस्य देश कितना हो गया? वो है 10। यानी ये एक संगठन है सर जो व्यापार है, आपका आतंकवाद से लड़ने की बात करता है सदस्य राष्ट्रों के बीच, ठीक है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन है। कब स्थापना हुआ? 2001 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, मुख्यालय को ही हम HQ बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना की राजधानी बीजिंग में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना की राजधानी बीजिंग में स्थित है। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि इसके जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच व्यापार बढ़े, आतंकवाद का समस्या अगर है तो अगर ट्रेड व्यापार से संबंधित समस्या है, आपका सीमा से संबंधित समस्या है, वो सब मिलकर क्या करें आपस में सुलझाएं, यही है आपका। और भारत इसका जो सदस्य बना संघाई सहयोग संगठन का, वो सदस्य बना आपका 2017 में। तो भारत संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना? 2017 में बना। और इस संगठन की स्थापना कब हुई? 2001 में। वर्तमान कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। तो आप सोचिए सर, और कहाँ हुआ था ये सम्मेलन? तियानजिन, कहाँ पड़ता है? चीन में हुआ था। और अभी फोटो सर अभी तो वायरल हो रहा है 1-2 दिन में कि आज से ठीक 1 साल पहले भारत और चाइना के बीच एक युद्ध छिड़ने वाला था और लग रहा था कि न्यूज में आया था कि अब हमला होगा, तब हमला होगा, अब हमला होगा, तब हमला होगा। लेकिन ट्रम्प की नीतियों ने भारत को ये मजबूर कर दिया कि भारत अब स्वयं का रक्षा कर सकता है। तो उसका जो भी आपको पता है सर, राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है ना ही अस्थायी दुश्मन होता है। राजनीति बस खेला है कि मेरे देश के हित में जो भी होगा अच्छा तो वो हम डिसीजन लेंगे। अभी अमेरिका बुरा है तो अमेरिका के लिए हम बुरा चाहेंगे, चाइना अच्छा है तो चाइना के लिए हम अच्छा चाहेंगे। अब जब चाइना से दुश्मनी हो तो चाइना के लिए बुरा चाहेंगे। तो बस याद रखना है कि देश हित में होना चाहिए, देश की जनता हित में होनी चाहिए। तो जिसके हित में फैसला होगा, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैक्स टैरिफ लगा दिया, तो भारत का जो रुख है वो यूएसए से कहाँ शिफ्ट हो गया? चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया। जो इससे पहले आज तक एबीवीपी जो बोल रहे थे कि चाइना ने आग दिखाया, कभी भी लड़ाई हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, और वही गुणगान कर रहा है नए मोदी और अमेरिका चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कि गले मिले हैं 2 शेर, एशिया के 2 शेर है, एक ड्रैगन है तो दूसरा हाथी है, दोनों का मिलन हो रहा है। तो देखिए न्यूज चैनल का भी सुर कितना जल्दी बदलता है। तो यही सच्चाई है सर, ये सच्चाई है आपका। सुर बदलना पड़ेगा। इस सरकार की नीति जो होती है वो अस्थायी देखा नहीं जाता कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है। जो देश के लिए हित में होगा वो मेरा दोस्त बन जाएगा और दुश्मन भी बन जाएगा। तो अभी नए मोदी का फोटो खूब वायरल हो रहा है, इसमें नए मोदी, व्लादिमीर पुतिन, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो उम्मीद करते हैं एससीओ क्या है? तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। कब स्थापना हुआ? 2001 में हुआ। हिंदी में इसको संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। और 2025 में इसमें कुल कितना सदस्य हैं? टोटल 10 हैं। और भारत का सदस्य कब बना? 2017 में बना। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। लेकिन इस बार 2025 में जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? तियानजिन में हुआ। तो जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए, जल्दी से इसको बार देख लीजिए आराम से। कोई भी सवाल अगर पूछे एससीओ से कि एससीओ का पूरा नाम क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम संघाई क्यों पड़ा? ठीक है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा शहर कहाँ है? संघाई। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बीजिंग में है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बीजिंग में है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पे। हाँ, आपको बताया सर कल आपका महिला रोजगार योजना आया था, आज आ रहा है आपका सफाई कर्मचारी आयोग। ठीक है, यानी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा की? तो इसका भी आंसर है कौन? बिहार। अब ये क्या है सर सफाई कर्मचारी आयोग? देखिए सर, जैसे कि अभी टीचर का वैकेंसी आया, ठीक है, या प्रॉपर बीपीएससी का वैकेंसी आता है तो कौन निकालता है? तो वो निकालता है बिहार राष्ट्र लोक सेवा आयोग निकालता है। उसी तरह बिहार में जितने भी आपका सफाई कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए, उनके तकलीफों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बहुत पुरानी जो आपका क्या था योजना था कि अब बनाएंगे, लेकिन चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि सफाई कर्मचारी को मदद करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? सफाई कर्मचारी आयोग। और इसके एक अध्यक्ष होंगे, जिसकी नियुक्ति किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो बस ये आयोग की स्थापना किया गया है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक किया गया नहीं है। और इस आयोग का मुख्य काम क्या होगा कि सफाई कर्मचारी का जो भी मूलभूत आवश्यकता है, जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करेगा। कौन? सफाई कर्मचारी आयोग। और किसके द्वारा किया गया? वो योजना बनाया गया किसके द्वारा? बिहार के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद करते हैं सर आज इतना ही सवाल तो नॉर्मल है, ये 8 सवाल हैं। अब 8 को एक बार आराम से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार अपन से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी ताकि आपको रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि मेरे पास समय पर्याप्त है। तो चलिए, दिल्ली में यू स्पेशल
बस सेवा किसके लिए शुरू किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। चलिए आगे, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 सम्मानित किया? वो है एजुकेट गर्ल्स को। अगला, पिकल बॉल विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया होगा? वो है यूएसए। अगला, आदिवाणी का संबंध किससे है? आदिवासी समाज के मौखिक परंपरा से, यानी उनके जो भाषा है, उनकी जो लिपि है, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला, कॉमनवेल्थ सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का कुल कितने पदक था? वो था आपका 4। एशियाई निशानेबाज प्रतियोगिता में भारत का कुल कितना पदक था? वो था आपका 99, जिसमें आपको स्वर्ण पदक 50 था। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एससीओ समिट में भाग लिया है। यह समिट आयोजित कहाँ हुआ है? ये हुआ है तियानजिन में। ये हुआ है तियानजिन में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा की? वो है आपका बिहार। वो है आपका बिहार। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और जो भी सवाल दिया गया है वो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें। तो आई से वहीं समाप्ति। धन्यवाद।